फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी डील्स विद द ड्रग्स। तो ये ड्रग्स के साथ में डील करती है, उसी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्माकोलॉजी को हम दो ब्रांच में रखते हैं। फर्स्ट ब्रांच फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड ब्रांच फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? तो फार्माकोकाइनेटिक है इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग। देखिए यहां पे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर जब हमने कोई दवाई ली तो वो हमारे स्टोमक तक पहुंची और वहां से उसका हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड के अंदर पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, सर्कुलेशन से पहुंचती है टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब ऑर्गन के अंदर पहुंची, मान लो लिवर के अंदर पहुंची, लिवर दवाई को क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म, और फाइनली बॉडी से बाहर निकलेगी एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ किया हर एक जगह पर, उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। दूसरी है फार्माकोडायनामिक। अब ड्रग जो हमारी बॉडी के साथ करती है, किसी को फीवर हुआ, किसी को कोई और फिजियोलॉजिकल एरर आया बॉडी में, तो ड्रग यानी कि जो दवाई है, जो ड्रग है, वो हमारी बॉडी में बाय द रिसेप्टर, ठीक है, या किसी भी तरीके से जो चेंजेस कर रही है, उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। यानी कि बॉडी के अंदर दवाई चेंज कर रही है, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज फार्माकोडायनामिक। ठीक है, तो हम फार्माकोकाइनेटिक से शुरू करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में तुम समझते हो कि अभी हमने क्या कहा? फार्माकोकाइनेटिक इज स्टडी ऑफ फोर थिंग्स। एब्जॉर्प्शन, हमने दवाई को लिया तो वो जीआईटी यानी कि स्टोमक से ब्लड सर्कुलेशन में गई, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टिश्यूज के लिए गई सर्कुलेशन से। उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, जब वो ऑर्गन के अंदर दवाई पहुंची, जैसे लिवर के अंदर, वहां पे मेटाबॉलिज्म हुआ। उसके बाद फाइनली बॉडी से बाहर निकलती है एक्सक्रीशन। तो इसी को फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेटाबॉलिज्म किया, एक्सक्रीशन किया, फाइनली बॉडी ने बाहर फेंक दिया ड्रग को। दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी ओरल ड्रग का। यानी कि कोई भी दवाई हमने ली, वो कहां पहुंचेगी? जीआईटी के अंदर। जो आप देख रहे हो ये दवाई यहां पहुंचेगी स्टोमक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर से इस दवाई के साथ क्या होगा? ये इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन को पास करेगी, इस वॉल को पार करके यहां से, और इस ब्लड वेसल की वॉल को पार करके यहां से कहां पहुंचेगी? ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंची, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो मैं यहां पे कुछ चीजें लिख देता हूं, ठीक है, और इसे मैं लिखता हूं डिफरेंट कलर से। देखिए यहां पे बॉडी के अंदर ये मेडिसिन आई, दिस इज द मेडिसिन, और ये फाइनली पहुंचती है सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए अगर एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन, जिसको ये पार करके जा रही है, ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ये मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। कोई भी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है बॉडी के अंदर। अब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है तो लिपिड को क्रॉस कौन कर सकता है? लिपिड्स। तो जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी, कौन सी होगी? लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, इट कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड रीच टू द सर्कुलेशन। यानी कि एब्जॉर्प्शन बेहतर किसका होगा? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी। बेहतर एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। ठीक है, अब देखिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग का बेहतर एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, या बहुत कम, ना के बराबर होता है, लगभग नहीं होता, हम ये मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे सामने एक पॉइंट है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, इसको हम नॉन आयोनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। और जो वाटर सॉल्युबल होगी, ये आयोनाइज्ड ड्रग होती है। क्लियर? अब देखिए बेहतर एब्जॉर्प्शन किसका होता है? लिपिड सॉल्युबल का, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड सॉल्युबल, लिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो इसलिए बेटर। तो दूसरे रूप में मैं ये भी कह सकता हूं कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो है उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन उसका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा कि जो ड्रग है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, मान लो कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, जिसे हम नॉन आयोनाइज्ड बोलते हैं, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। लेकिन अगर मीडियम मान लो एसिडिक है, यानी कि दवाई जो हमने खाई है वो, और मीडियम जैसे स्टोमक के अंदर पहुंचती है वो, अगर मीडियम और मेडिसिन दोनों एसिडिक हैं, सेम मीडियम है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो इसका मतलब वो क्या है? लिपिड सॉल्युबल बन जाती है। सेम मीडियम में ड्रग एक्ट करती है एज ए लिपिड सॉल्युबल। और अगर बेसिक मीडियम है और बेसिक ही दवाई है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, बिकॉज सेम मीडिया हो गया, तो वहां पे भी दवाई क्या बन गई? लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, एक्ट एज ए लिपिड सॉल्युबल या नॉन आयोनाइजिंग। लेकिन जब मीडिया डिफरेंट होता है, ऐसे क्रॉस कर दिया मैंने, डिफरेंट, यानी कि एसिडिक दवाई और बेसिक मीडियम, तो वाटर इज द, वो दवाई कैसी है? वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, याद रखना है। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेम मीडियम सेम मेडिसिन, बेस्ट एब्जॉर्प्शन, लिपिड सॉल्युबिलिटी बेस्ट, नॉन आयोनाइजिंग बेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपको समझ आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं पीकेए, एक वर्ड है पीकेए, ये क्या है? दिस इज द पीएच। लेकिन ये कौन सा पीएच है? वो पीएच है जहां पे 50% दवाई एब्जॉर्ब होगी और 50% नहीं होगी। यानी कि एक ऐसी पीएच जहां पे 50% तो बेसिक है और 50% एसिडिक है। तो कोई भी दवाई हम लेते हैं तो 50% एब्जॉर्ब होगी, 50% नहीं होगी, 50% सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, 50% नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज द पीकेए।
ओके, और ये मैंने आपको समझा ही दिया कि एसिडिक मीडियम से एसिडिक दवाई बेस्ट एब्जॉर्प्शन, बेसिक से बेसिक सेम हो गया बेस्ट एब्जॉर्प्शन, अगर बेसिक टू एसिडिक है नो एब्जॉर्प्शन, बेसिक टू एसिडिक है नो एब्जॉर्प्शन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी ड्रग है, जैसे हम मान लेते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन कैसी ड्रग है? एसिडिक ड्रग है। अब ये एसिडिक ड्रग है तो मीडियम कौन सा है हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एसिडिक है? मान लो हमने वो दवाई खाई तो वो कहाँ पहुंचेगी? स्टोमक में, और स्टोमक कैसा है? एसिडिक है। स्टोमक तो एसिडिक ही है ना, तो अगर एसिडिक दवाई है तो स्टोमक में पहुंचती है तो एसिडिक हो गई वो, तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? बेस्ट। यानी कि जो एसिडिक दवाई है उसका स्टोमक से बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि मीडिया एसिडिक है, और जो दवाई बेसिक है उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? इंटेस्टाइन से, क्योंकि इंटेस्टाइन एरिया कैसा है? बेसिक है। ये तो थी थ्योरेटिकल बात, लेकिन अगर मैं एक बात करूं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चाहे कोई सी भी दवाई हो, ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसका इंटेस्टाइन से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी दवाई इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रुकती है, और लंबे समय तक रुकती है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, प्लस उसके अलावा उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में इंटेस्टाइन से दवाई का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्टोमक, चाहे फिर वो एसिडिक हो या बेसिक हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो दवाई के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। कौन से? जैसे किसी को डायरिया हो जाए, अब कैसे रुकेगी दवाई? नहीं रुकेगी ना, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो डायरिया क्या करता है? दवाई के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो देखिए ये कैसे देखेंगे, मान लो कोई भी दवाई जिसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स हमने दवाई के खाए, तो वो 100 मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं स्टोमक के अंदर। लेकिन क्या वो 100 मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे? मे भी हो सकता है कर जाए, हो सकता है नहीं कर पाए। ये तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि लिपिड सॉल्युबल, कितनी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अगर बहुत हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है मे बी 99% एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम मानते हैं कि 80% ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, तो 80 मॉलिक्यूल ब्लड में जाएंगे, 20 मॉलिक्यूल एक्सक्रीट हो जाएंगे स्टूल के थ्रू। ठीक है, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितना हुआ? 80 मॉलिक्यूल का। अब ये 80 मॉलिक्यूल लिवर में पहुंचते हैं। कहां पहुंचेंगे? लिवर में। लिवर के पास जैसे ही आता है तो लिवर, अब कोई लिवर का दोस्त होता है और कोई लिवर का नॉर्मल कस्टमर है, तो हर दवाई जो हमने ली जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ, जो कि ओरल ले रहे हैं हम, वो हर दवाई लिवर का कस्टमर है, लिवर के पास पहुंचेगा, लिवर के थ्रू उसको पास करना पड़ेगा। गेट किसके पास है? गेट कीपर कौन है? लिवर। अब मान लो 80 मॉलिक्यूल लिवर के पास पहुंचे, अब लिवर कहता है भैया आप आगे पास दिखाओ, पास तो नहीं है, पास नहीं है तो क्या करना होगा? कुछ पैसे दो और पास बनवाओ। तो 30 मॉलिक्यूल लिवर ने ले लिए फर्स्ट पास के तौर पे, आपको पास दे दिया। अब 30 मॉलिक्यूल लिवर ने ले लिए, अब फाइनली जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके अंदर कितने पहुंचेंगे? 80 में से 30 ले लिए तो 50। ठीक है, और ये जो लिवर ने, ये जो फाइनली 50 मॉलिक्यूल जो पहुंचे कहां पे? सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। इसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि बायोलॉजिकली हमारे पास ड्रग इतनी अवेलेबल है जो कि शरीर के ऊपर इफेक्ट डालेगी। दिस इज द बायो अवेलेबिलिटी। जो लिवर ने लिए 30 मॉलिक्यूल, वो लिवर ने क्या दिया था? गेट पास। तो जितना लिवर ने मेटाबोलाइज कर दिया, जितना लिवर ने ले लिया, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब मेरे को एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताओ, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? कम हो जाएगी ना भाई। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? कम होगी। ऐसे ही हम अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? ज्यादा या कम? एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मान लो 100 के 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर में आ जाते हैं। अब लिवर 30 ले लेता तब भी तो इधर 70 बचते ना, लेकिन अभी 50 है। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो बायो अवेलेबिलिटी कम। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी ड्रग है जो हमने ओरली ली नहीं, जीआईटी में गई नहीं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं, सीधी हमने कहां दे दी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जैसे हम आईवी ड्रग देते हैं तो वो कितना होता है? 100% बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए आईवी ड्रग इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू ओरल ड्रग, क्योंकि 100% बायो अवेलेबिलिटी है उसकी। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग जनरल फार्माकोलॉजी। तो आपने ये अभी तक एब्जॉर्प्शन देखा, आपने फर्स्ट मेटाबॉलिज्म देखा, और आपने क्या सीखा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पहुंच रहा है, और बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कौन सी ड्रग ज्यादा बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, कौन सी नहीं होगी, सबसे ज्यादा कहां से एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारी चीजें आपने कहानी कहानी में सीख ली। अब इसके बाद हमारे पास एक ग्राफ है जो आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। क्या होता है ये? दिस इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। देखिए यहां पे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना पहुंचेगा। तो ये जो एरिया है दिस इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। आप यहां पे देख रहे हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ग्राफ बनेगा, और ये है टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है, मतलब कितने टाइम में कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितनी दवाई पहुंच रही है कहां? सर्कुलेशन में। बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, कहने का मतलब सीधा यही हुआ ना कि कितने समय में हमने एक दवाई ली, उसके आधे घंटे बाद बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि आधे घंटे में कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितना मेटाबॉलिज्म हुआ, और फाइनली सर्कुलेशन में कितनी पहुंची। दैट इज अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ब्लड प्लाज्मा, सीधी सी बात बोलते हैं ना, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितनी दवाई है, दैट इज अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहां पे जो ग्राफ है आप देखोगे, इसे कहते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। यानी कि ये देखिए ये ग्राफ बना, इस ग्राफ का ये जो एरिया है इसे कहते हैं
कंसंट्रेशन मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो टाइम है ये एक्स टाइम मान लेते हैं हम, जितना भी हो सकता है 30 मिनट 20 मिनट कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, ठीक है, मान लो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ भी, तो हम इसको एक्स टाइम मानते हैं, ठीक है। इस एक्स टाइम में मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन अंडर द कर्व। क्या बोलेंगे इसे, एब्जॉर्प्शन अंडर द कर्व। अब देखिए यहाँ पे जो ये एरिया है ये बायो अवेलेबिलिटी है, कर्व के नीचे टोटल कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में पहुंचा है, तो इसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमको बता रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दिस इज द एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे जब कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो वो कहां पहुंच गई, ब्लड सर्कुलेशन में। अब अगर ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई तो उसके साथ क्या होना चाहिए, अब वो टिश्यूज के पास जाएगी, ऑर्गन्स के पास जाएगी, उसी को तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए जब कोई भी ड्रग है, मान लीजिए ये एक ऑर्गन मैं बनाता हूं यहाँ पे, दिस इज द लिवर, ओके, और ये लिवर है और यहाँ पे लिवर के पास ये है ब्लड सर्कुलेशन। अब मान लो ब्लड सर्कुलेशन से किसी भी टिश्यू में, लिवर टिश्यू में ड्रग को पहुंचना है, ठीक है, या बॉडी के किसी भी टिश्यू में पहुंचना है। अब ये जो टिश्यू के अंदर जाती है इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि ये जो ब्लड है इसके अंदर दिस इज द ब्लड पार्टिकल्स, प्रोटीन्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है, दीज आर द प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन के साथ ये दवाई बंधी हुई है, बाइंड करेगी, क्या करेगी, बाइंड करेगी। अब फ्री दवाई केवल 2 मॉलिक्यूल्स, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मात्र ये 2 मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे टुवर्ड द टिश्यू। लेकिन अगर इस दवाई की एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसे हम कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो बाइंडिंग होती है, जो साझेदारी होती है, वो अच्छी नहीं होती, नहीं है अगर मान लो, तो ये सारे फ्री होंगे पार्टिकल्स ब्लड में, प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होंगे। तो अगर ये फ्री है, बाइंड नहीं है, तब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, तब ज्यादा दवाई टिश्यूज तक पहुंचेगी, क्योंकि अब वो प्लाज्मा के अंदर उनकी प्रोटीन से नहीं बंधी है, वो एकदम ओपन है, फ्री है, तो ज्यादा पहुंचेगी। तो हम क्या कहते हैं, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है किसी दवाई की, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम इसके अंदर एक देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितना दवाई डिस्ट्रीब्यूट करा, उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने जो दवाई दी है, अमाउंट गिवन बाय अस, जो मेडिसिन की हमने दवाई दी है उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। मान लो हमने किसी को 100 मॉलिक्यूल दिए, अब 100 मॉलिक्यूल हमने दिए, दैट इज द अमाउंट ऑफ गिवन मेडिसिन जो हमने दिया है। अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, जो प्लाज्मा के अंदर पहुंचा है, जैसे मान लो 30 मॉलिक्यूल प्लाज्मा, मतलब उसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या 80 मॉलिक्यूल है, हमने दवाई दी है 100 मॉलिक्यूल और 50 प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, 50 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज हमने 100 दिए टोटल, ठीक है, उसमें से 50 पहुंचे ब्लड के अंदर, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ 50 का। अब हमने फिर से प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा तो वो 50 ही है, मतलब 50 पूरा का पूरा अभी ब्लड में है, और 100 हमने दिया था, अब 100 को 50 से डिवाइड करो, 0 रह जाएगा ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी हुआ ही, सीधी सा फंडा है ना। तो ऐसे ही हमने जो दवाई का अमाउंट दिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ, तो जो भी आता है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लिनिकल पर्पस से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है तभी तो आप दूसरी डोजेज निकाल पाओगे, जैसे लोडिंग डोज हो गया, ठीक है, लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग, ये सारी चीजें डिटरमाइन करनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा दवाई का एक्यूमुलेशन होगा, कहां, टिश्यूज के अंदर, ठीक है, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना टिश्यूज के ज्यादा अंदर ज्यादा दवाई का एक्यूमुलेशन होगा, क्लियर। अब हम यहां पे देखते हैं, अगर हमको वॉल्यूम लोडिंग डोज देखना है, मान लो हमको लोडिंग डोज देखना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ, तो निकल के आ जाएगा लोडिंग डोज। ऐसे अगर हम मेंटेनेंस डोज की बात करें तो मेंटेनेंस डोज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस डोज के लिए हमको करना पड़ेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है उसके लिए हमको क्या करना होगा, मेंटेनेंस डोज के लिए जो क्लियर हुआ है, क्लियरेंस ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन था 50 मॉलिक्यूल्स, अब उसमें से कुछ एक्सक्रीट हो गए, बाहर निकल गए थ्रू द यूरिन और थ्रू द फ्रॉम एनीवेयर, स्वेट और किसी भी तरीके से, या मेटाबोलाइज हो गए किसी भी ऑर्गन से, जैसे लिवर ने मेटाबोलाइज कर दिया, ठीक है, या किसी एंजाइम ने उसको ब्रेक कर दिया, तो फाइनली जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से एक्सक्रीट हुआ है चाहे किसी भी तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस। तो अब हम क्लियरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ, तो निकल जाएगा मेंटेनेंस डोज। अब अगर हम कहें प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये हमने निकाल लिया क्लियरेंस और ये सब, इसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस, क्लियर। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। देखिए जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होगी उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तब भी तो वो मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर रही है ना और टिश्यूज तक पहुंच रही है।
क्लियर? तो हम यहाँ पे वाटर वो उसको क्या बनाएंगे ड्रग को, हमें क्या करना है, अब ये तो बात मेटाबॉलिज्म की आ गई ना। मेटाबॉलिज्म में तो हमें फाइनली ड्रग को ऐसा बनाना है कि वो एक्सक्रीट हो जाए, बॉडी से निकल जाए। मेटाबोलाइजेशन का मतलब है हम मेटाबोलाइज करके ड्रग को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इनएक्टिव बना रहे हैं। समटाइम वी मेक द ड्रग एक्टिव। भाई कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम प्रोड्रग्स बोलते हैं, जो दवाई हम लेंगे, लेने के बाद बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है, तब वो जाके एक्टिव बनती है। जैसे लीवोडोपा, लीवोडोपा इज नॉट अ एक्टिव ड्रग। जब आप उसको लोगे तो वो ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होकर वो कहां जाएगी, एक्टिव बन जाएगी। बिकॉज हम ऐसा क्यों देते हैं, प्रोड्रग की क्यों जरूरत पड़ी, हमने डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि डायरेक्ट डोपामिन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम दवाई तो खा लेंगे लेकिन वो ब्रेन में तो पहुंचेगी नहीं, हमको इफेक्ट तो ब्रेन में चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और उससे वो ब्रेन में पहुंच जाएगा। ब्रेन में पहुंचने के बाद उसका मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा और वहां वो बन जाएगा डोपामिन, वहां वो बन जाएगा डोपामिन, दैट इज अ एक्टिव ड्रग। ठीक है, तो मेटाबोलाइजेशन के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम मेटाबोलाइजेशन केवल और केवल ड्रग को इनएक्टिव करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रो ड्रग्स को वो एक्टिव भी करता है। चलिए खैर, हम यहाँ पे ये तो एक बेसिक बात थी कि मेटाबॉलिज्म क्या क्या कर सकता है। अभी हम यहाँ मेन पॉइंट देखते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमने आपको बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि मान लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी कि ब्लड के अंदर है कोई दवाई, अब ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ही तो पहुंचेगी टिश्यूज के अंदर, और हम इसको ऐसा बना दें कि इट कैन नॉट क्रॉस द दिस बैरियर, देन क्या होगा, सर्कुलेशन में घूमती रहेगी और फाइनली किडनी के थ्रू फिल्टर करके बाहर एक्सक्रीट कर दी जाएगी। तो मेटाबोलाइजेशन क्या करता है, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाता है। क्या करता है, वाटर सॉल्युबल बनाता है। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको पहले ही बता दिया कि हर ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं बनेगी, हर ड्रग इनएक्टिव नहीं बनेगी मेटाबोलाइजेशन के अंदर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो ये है कि ड्रग का मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करेगा यहाँ पे फॉर द एक्सक्रीशन। ड्रग को कैसे बनाएगा, वाटर सॉल्युबल। तो ड्रग जब वाटर सॉल्युबल बन जाएगी, इसमें दो तरीके से काम करता है। कैसे, देखिए मेटाबोलाइजेशन होगा तो इसमें दो फेज होते हैं, एक फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबोलाइजेशन, एक सेकंड फेज ऑफ मेटाबोलाइजेशन। तो फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबोलाइजेशन जो है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबोलाइजेशन के अंदर जो दवाई है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है। किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है। और जब वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगी फर्स्ट फेज के अंदर, फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो वहां पे कुछ रिएक्शन होंगी जो कि होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती है फर्स्ट फेज के अंदर, उसमें होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन जैसे कि ड्रग रिसाइकल हुई, ठीक है, साइक्लाइजेशन, ठीक है, इनको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना याद रखो कि फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है उसके अंदर, कैटाबोलाइजेशन, क्योंकि दवाई फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो रही है और वहां पे कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म होगा यानी कि ब्रेक होंगी कुछ चीजें। भाई दवाई ने फंक्शनल ग्रुप के साथ बाइंड किया, अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, उस दवाई को कैटाबोलाइजेशन कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। कैटाबोलाइजेशन मीन ब्रेक होना, तोड़ना, ठीक है। तो कैटाबोलाइजेशन होगा दवाई का, तो किस किस तरीके से होगा कैटाबोलाइजेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, या फिर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगी ड्रग, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म है। जैसे हमने अभी बात करी थी लीवोडोपा की, लीवोडोपा क्या करेगी, ब्रेन में पहुंचेगी, फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, क्या होगा, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लीवोडोपा बिकम द डोपामिन और एक्टिव बन जाएगी, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और साइक्लाइजेशन, दीज आर द फर्स्ट फेज जहां पे होता है कैटाबोलाइजेशन। ये फर्स्ट फेज है मेटाबॉलिज्म का। ऐसे ही हम सेकंड फेज की बात करते हैं, तो सेकंड फेज के अंदर दवाई का होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के साथ में क्या होगा, यानी कि जो ड्रग है वो एक और नए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगी, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये सीधा जुड़ना। हियर यहाँ पे क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं जुड़ रही, फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ रही थी फर्स्ट फेज में, तो वहां दवाई के अंदर चेंजेस हो रहे थे। यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रही है जिसके साथ जुड़ने के बाद ड्रग क्या करेगी, या तो बाहर जाएगी, बड़ी बन गया ना मॉलिक्यूल, बड़ा बन गया, वाटर सॉल्युबल, जिससे उसका क्या रुक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। कॉन्जुगेशन जो आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। और कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रही है कोई भी ड्रग, क्योंकि ड्रग को बाहर निकलना है, वाटर सॉल्युबल बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा पता है, इसके अंदर होगा ग्लूकुरोनाइड। क्या होगा, ग्लूकुरोनाइड होगा, ग्लूकुरोनाइडेशन बोलते हैं इसको। ग्लूकुरोनाइडेशन जो है ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है सेकंड फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। हालांकि ग्लूटाथायोन इसमें जो वो ये जो ग्लूकोनाइड क्या है, ग्लूकोनाइडेशन बोलते हैं जब इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्लूकोनाइड जो नाम का मॉलिक्यूल है इट इज बाइंडिंग टू द मेडिसिन, टू द ड्रग, ड्रग के साथ बाइंड कर रहा है। कई बार ड्रग के साथ बाइंड करता है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन रिएक्शन में, कई बार उसका एसिटाइलेशन होता है तो एसिटाइल बाइंड करता है, कई बार मिथाइल बाइंड करता है। तो दीज आर द मॉलिक्यूल ग्रुप्स जो बाइंड करते हैं ड्रग के साथ में, क्लियर। तो इस तरीके से होगा। तो हमने मेटाबॉलिज्म में दो फेज देखे। मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या करता है, इट चेंज द ड्रग। कैसे, वाटर सॉल्युबल बनाएगा, इनएक्टिव भी बना सकता है और इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग भी बना सकता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फेज देखा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन हुआ था। हमने सेकंड फेज देखा जिसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ड्रग के साथ में बाइंड किया था, और मॉलिक्यूल क्या था, ग्लूकुरोनाइड था, फर्स्ट मॉलिक्यूल, जिसको हमने ग्लूकुरोनाइडेशन बोला था, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन ड्रग के साथ यही होती है फर्स्ट सेकंड फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। दूसरा ग्लूटाथायोन बाइंड कर सकता है, एसिटाइल, मिथाइल,
दीज आर द सेकंड फेज रिएक्शंस। अब हम इसमें एक स्पेसिफिक चीज देखेंगे, और वो स्पेसिफिक चीज क्या है? देखिए, कई बार फेज फर्स्ट सेकंड रिएक्शन कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। पहली जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन जो हो रही है, जहां मेटाबोलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट हो चाहे सेकंड रिएक्शन हो, ये किसके द्वारा होगी? एंजाइम्स के द्वारा होगी ना। एंजाइम्स तो इसमें काम करते ही है ना। तो वो कौन से एंजाइम हो सकते हैं? माइक्रोसोमल एंजाइम हो सकते हैं या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर माइक्रोसोमल एंजाइम है मान लो, तो ये क्या करेगा? माइक्रोसोमल एंजाइम कैन बी इंड्यूसर और इनहिबिटेड। माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो किसी दूसरी दवाई के इफेक्ट से या किसी दूसरे इफेक्ट से, बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंज है उसके इफेक्ट से, ये एंजाइम या तो इंड्यूस हो सकता है, मतलब ज्यादा काम करने लग जाए, या इनहिबिट हो सकता है, मतलब इसका काम कम हो जाए। अगर इसका काम कम हो गया तो ड्रग तो मेटाबोलाइज नहीं होगी, और जब ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी, जो मेटाबोलाइज हो रही है माइक्रोसोमल एंजाइम से, तो फाइनली हम तो यही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ना कि मेटाबोलाइजेशन मतलब ड्रग मेटाबोलाइज होकर खत्म हो रही है ताकि उसका फंक्शन रुक जाए। ठीक है, टॉक्सिसिटी ना हो, ज्यादा लंबे समय तक काम ना करे, वो उतनी देर तक काम करे जब तक हमें जरूरत है। तो मान लो अगर ये एंजाइम किसी फिजियोलॉजिकल एरर की वजह से, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है ना, या किसी दूसरी दवाई की वजह से ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा, तो ड्रग तो बॉडी में बनी रहेगी ना, और जब ड्रग लंबे समय तक बनी रहेगी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर ये एंजाइम इंड्यूस हो जाए किसी भी दूसरी दवाई से या फिर किसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, ठीक है, फैक्टर से, अगर ये इंड्यूस हो गया तब क्या होगा? हमने दवाई ली और जो दवाई इससे मेटाबोलाइज होती है, अब ये तो ज्यादा इंड्यूस है, हाइपर एक्टिव हो चुका है, हाईली इंड्यूस हो चुका है, तो ये क्या करेगा? दवाई को जाते ही खत्म, मेटाबोलाइज। क्या दवाई अपना इफेक्ट दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। तो ये जो एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम, इट कैन इंड्यूस और इट कैन इनहिबिट। दूसरा जो रिएक्शन है वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है, तो इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ते, ना तो इंड्यूस होता है और ना ही इनहिबिट होता है। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम देखते हैं इसको। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बता रहा हूं जो दवाइयां इस एंजाइम को इंड्यूस कर देंगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ा देंगी, और उसकी वजह से क्या होगा? वो दवाइयां जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है उनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिंपल है ना। तो देखिए, अगर टॉक्सिसिटी नहीं, सॉरी, वो इनएक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि इंड्यूस है ना, ज्यादा काम कर रहा है, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगी। दवाई लेते क्या होगी? मेटाबोलाइज, इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो इंड्यूसर्स ड्रग कौन सी होती हैं? जैसे इनको हम याद करते हैं जीपीआरएस सेल फोन के नाम से। जीपीआरएस सेल फोन इज अ निमोनिक। जी से फर्स्ट आता है ग्रीजियोफुल्विन। क्या है? ग्रीजियोफुल्विन। ग्रीजियोफुल्विन एक ऐसी दवाई है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देगी, और उसकी वजह से दूसरी दवाइयां जो माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी, वो काम ही नहीं करेंगी। और एक है पी से फेनिटोइन, रेफेम्पिसिन, या स्मोकिंग। समटाइम स्मोकिंग इज आल्सो वर्क एज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, कार्बामेजिपिन और फिनोबार्बिटोन। तो जीपीआरएस सेल फोन से फर्स्ट जी इज अ ग्रीजियोफिल्बिन, पी इज अ फेनिटोइन, आर इज रिफेम्पिसिलिन, एस इज स्मोकिंग, सी इज कार्बामेजिपिन, पी इज फेनिटोइन। दीज आर द माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। और जब ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करेंगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो दवाई जो माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है वो इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम आते ही उसे, क्योंकि वो तो हाइपर एक्टिव है, पावरफुल बन गया इन दवाइयों की वजह से, तो क्या करेगा? वो तुरंत पकड़ लेगा दवाई को और मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगा, हट, खत्म। तो उसका काम होने नहीं देगा, तो उसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, दवाई को इनएक्टिव कर देगा। अब कुछ होती हैं जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर होती हैं। कुछ दवाइयां क्या होती हैं? माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर होती हैं। ठीक है, इनहिबिटर होती हैं। कैसी होती हैं? इनहिबिटर। अब वो जब माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो जो दवाई माइक्रोसोमल एंजाइम जिसे इनएक्टिव बना रहा था मेटाबोलाइजेशन करके, ठीक है, उसका जैसे ही काम हुआ दवाई का, उसके बाद वो उसको खत्म कर देता था। लेकिन अभी हमने उसके साथ कुछ ऐसी दवाइयां ले ली जो माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं। अब माइक्रोसोमल एंजाइम अपना काम कर पाएगा? नहीं करेगा। तो जब वो अपना काम नहीं करेगा तो जो दवाई उससे मेटाबोलाइज होनी थी, क्या वो मेटाबोलाइज होगी? नहीं होगी। तो लंबे समय तक बॉडी में बनी रहेगी, टिश्यू में लंबे समय तक रहेगी। तब जब लंबे समय तक रहेगी तो क्या करेगी? टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी कि नहीं? ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास निमोनिक है, इसे याद करने के लिए, दिस इज द विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन। हालांकि विटामिन के एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता, लेकिन ये जस्ट निमोनिक। हाँ, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, विटामिन के कैन नॉट कॉज द एंजाइम इनहिबिटर। तो विटामिन मतलब वी से वैल्प्रोइट, के कीटोकोनाजोल, कैन या कैन नॉट कुछ भी मान लो, उससे सी से सिमेटिडिन, कॉज अगेन सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंजाइम एरिथ्रोमाइसिन ई से, इसके बाद आता है आई से है आइसोनायाजाइड। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, और इनके माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा कम उन ड्रग्स का जो कि मेटाबोलाइज होती हैं कैसे? माइक्रोसोमल एंजाइम से। तो अब उनका मेटाबोलाइजेशन कम हो गया तो लंबे समय तक बॉडी में रहेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा? टॉक्सिसिटी। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ये है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एब्जॉर्प्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फाइनली मेटाबॉलिज्म पढ़ा, और हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन के अंदर आप क्या देखते हो? देखिए, एक्सक्रीशन में क्या होता है? कोई भी दवाई, ठीक है, कहां से एक्सक्रीट फिल्टर होती है? फिल्टर होगी कहां से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। ग्लोमेरुलाई होते हैं ना, दीज आर द ग्लोमेरुलाई, इनसे ये फिल्टर होगी। ठीक है, तो ये फिल्टर होके दवाई कहां पहुंचेगी? रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब देखिए, मैं अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करूं तो ये इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, अपोजिट काम करता है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सेम अगर मान लो कोई दवाई प्लाज्मा के अंदर, ये है ब्लड वेसल, ठीक है, इसके अंदर वो बंधी हुई है, तो क्या ये फिल्टर ज्यादा होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ने बांध रखी है अपने साथ, तो किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मान लिया चलो ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर दवाई है, ये किससे बंधी हुई है, प्रोटीन से। अब देखो ना ये प्लाज्मा प्रोटीन्स तो बहुत बड़ी है ना, जो यहाँ से फिल्टर होकर इसमें जाएंगी नहीं जाएंगी, तो सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसको चलो ठीक है, ये इतना हो गया। अब एक चीज और हम मान लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कभी भी डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, अपॉन द वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। यहाँ चाहे लिपिड सॉल्युबल हो चाहे वाटर सॉल्युबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वाटर सॉल्युबल और द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है ये डिपेंड करता है ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ पे मैं सीधा ये कहूंगा कि चाहे ड्रग लिपिड सॉल्युबल हो चाहे ड्रग वाटर सॉल्युबल हो, अगर वो पूरी ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन में है और उसने प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं किया है तो वो फिल्टर तो होगी। फिर हमको मेटाबोलाइजेशन में लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बनाने की क्या जरूरत, बात तो फिल्टर होके तो सीधे निकल ही रही थी ना, एक्सक्रीशन हो रहा था ना। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल फिल्टर होगी पर एक्सक्रीशन नहीं होगा, क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है इट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ट्यूब्यूल से, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, इसलिए वो बाहर नहीं जाएगी। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया ना उसका। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, लिपिड सॉल्युबल ड्रग का। हालांकि फिल्ट्रेशन के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हो चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो, लेकिन फर्क कहां पड़ता है, ट्यूबुलर एरिया में, बिकॉज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, लिपिड सॉल्युबल का। तो ड्रग भले ही फिल्टर हुई है लेकिन वापस से या तो ब्लड में ही गई ना, और फिर से घूम के कहां जाएगी, फिर से पूरे सर्कुलेशन में घूमेगी, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर से उसकी सारी चीजें चलेंगी, इफेक्ट फिर से होगा। क्लियर। तो ये चीजें मतलब बहुत डिपेंड करती है। क्लियर। अब इसके बाद आप देखो कि रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो वो ये होगा, मैं एस्प्रिन को ही लेता हूं। एस्प्रिन क्या है, एसिडिक ड्रग है ना, हमने स्टोमक में उसकी बात की थी फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एस्प्रिन इज एसिडिक ड्रग, तो ये अगर एसिडिक ड्रग है फॉर द एस्प्रिन और एनी एसिडिक ड्रग, कोई भी एसिडिक ड्रग हो वो पॉइजनिंग कर सकती है ना, क्योंकि यूरिन कैसा है, एसिडिक है ना। और हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बात की थी, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम एसिडिक एरिया, एसिडिक मीडियम। तो एस्प्रिन इज एसिडिक ड्रग, अब ये फिल्टर हो जाएगी, ओके हो गई, लेकिन दोबारा से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि ड्रग इज एसिडिक। तो अब हमको क्या करना होगा कि हम इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी पॉइजनिंग को कम करें, हमको यूरिन को बनाना होगा एल्कलिन। कैसा बनाना होगा यूरिन को, एल्कलाई, बेसिक। यूरिन को जैसे ही हम बेसिक बना देंगे तो एसिडिक ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज और एक्सक्रीशन विल इंक्रीज। क्लियर। तो इस तरीके से एसिडिक ड्रग का इसका क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, ताकि आपको पता हो कि मेरे को किस पॉइजनिंग में यूरिन को कैसा बनाना है। दूसरा हम देखते हैं, बेसिक ड्रग पॉइजनिंग अगर हो जाती है तब हम यूरिन को कैसा बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे, ताकि रीअब्जॉर्प्शन ना हो। भाई मान लो पॉइजनिंग हुई है किसी बेसिक ड्रग की, तो हम यूरिन को कैसा बनाएंगे, मोर एसिडिक, ताकि एब्जॉर्प्शन ना हो। क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो कब कम होता है, डिफरेंट मीडियम में, सेम मीडियम में तो एब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम यहां देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन जो डिपेंड करता है वो एक चीज पर डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टर्स पे, जो कि सैचुरेबल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टर है, क्लियर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ये ड्रग को उठा के बाहर फेंक देते हैं, किस तरफ, ब्लड की तरफ। जैसे ही आया यूरिन, ट्यूबुल्स में मेडिसिन आई, ड्रग आई, उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स ने क्या करा, ड्रग को उठाया और ट्रांसपोर्ट कर दिया किस तरफ, ब्लड की तरफ। तो ये भी तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो अगर मान लो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन किस पे डिपेंड करेगा, एक्सक्रीशन किस पे डिपेंड करेगा, ये ट्रांसपोर्टर्स का भी अपना एक रोल है ना। तो ये ट्रांसपोर्टर्स का लेकिन क्या है, इन पे हम इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते एक्सक्रीशन में, ये सैचुरेबल है। मतलब हमारे पास अगर 50 या 60 ट्रांसपोर्टर्स हैं और हमारी जो ड्रग आ रही है वो 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो वो केवल 40 मॉलिक्यूल्स को ही तो फेंक पाएगा, 40 ट्रांसपोर्टर हैं तो रीअब्जॉर्ब करा पाएगा या सिक्रीट करा पाएगा इधर से उधर, बाकी के तो निकल ही जाएंगे ना। तो बट उसको हमें ध्यान देना होता है कि कभी अगर हमको ज्यादा एक्सक्रीशन कराना है बाहर ड्रग का, तो हमें ये ट्रांसपोर्टर्स को भी रोकना पड़ेगा। तो हम कोई ऐसी दवाई दे सकते हैं जो इन ट्रांसपोर्टर्स को जाके सैचुरेट कर दे, इन पे जाके बाइंड हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब बाइंड तो करेगी लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, इफेक्ट कुछ नहीं है, तो जाके बंद जाएगा, बस उस साइट को बांध के रख लेगा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक का टाइप, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक। अभी ये हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं और वो फार्माकोडायनामिक का पार्ट है। फार्माकोडायनामिक में हम क्या देखेंगे कि दवाई हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेगी, चाहे वो एंटागोनिज्म हो, चाहे एगोनिस्ट हो, चाहे पार्शियल एगोनिस्ट हो, या फिर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, कैसे किस किस तरीके से होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपने यहाँ देखा इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर सिक्रीशन डिपेंड करता है इन पे, जो कि सैचुरेबल है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, अगर एक पेनिसिलिन ड्रग किसी को तुमने दी पेशेंट को, इफ वी गिव द पेनिसिलिन टू द पेशेंट, अब पेनिसिलिन दी तो ये कैसी है, और पेनिसिलिन और दूसरी ड्रग हमने दी जो कि है प्रोबेनिसिड। कौन सी है, प्रोबेनिसिड। तो देखिए, प्रोबेनिसिड ड्रग कैन बी सिक्रीटेड बट
पेनिसिलिन रिमेन इन ब्लड, पेनिसिलिन ब्लड में ही रहेगी, क्यों रहेगी? थ्रू दीज ट्रांसपोर्टर्स। ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? पेनिसिलिन को कहां फेंक देंगे? ब्लड की तरफ वापस से, तो ब्लड में रहेगी ना। तो जब जो दवाई इन ट्रांसपोर्टर की वजह से ब्लड में रह रही है, दीज आर द ट्रांसपोर्टर्स, तो इनकी वजह से ब्लड में रह रही है, तो जब लंबे समय तक ब्लड में रहेगी तो उसका एक्टिंग भी तो बढ़ जाएगी, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो जाएगी ना। तो ये भी याद रखना कि ये ट्रांसपोर्टर्स दवाई को लॉन्ग एक्टिंग भी बना सकते हैं, उसका रीअब्जॉर्प्शन लॉन्ग एक्टिंग बना देता है। तो पेनिसिलिन इज अ रिमेन इनटू द ब्लड, और इस वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो आपने सुना होगा हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, टी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो हाफ लाइफ उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी, जो ब्लड में लंबे समय तक है हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। और देखिए हाफ लाइफ का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ, जिसमें है टी हाफ लाइफ, इसमें 0.639 सॉरी 693 0.693 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस, और 0.693 मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टी हाफ लाइफ। क्लियर? टी हाफ लाइफ आप समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट ऑर्डर ड्रग, जीरो ऑर्डर ड्रग, ठीक है। तो इन ऑर्डर का क्या है, होता क्या है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर, इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है, जो दवाई का फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा। भाई अगर ब्लड के अंदर दवाई ज्यादा है तो एक्सक्रीट भी ज्यादा करेगी, ब्लड के अंदर दवाई कम है तो एक्सक्रीट भी कम होगी। तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को सिंपली फॉलो करती है। सिंपली मतलब अगर ज्यादा है किसी चीज का अमाउंट तो एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियरेंस की बात करें, क्लियरेंस वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक बार में 10 मॉलिक्यूल अगर क्लियरेंस हो रहा है, यानी कि बॉडी में मान लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 100 मॉलिक्यूल, कितने हैं? 100 मॉलिक्यूल। तो अभी 10 मॉलिक्यूल निकले बाहर, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा था, 10 मॉलिक्यूल निकले, कांस्टेंट। दोबारा से 10 मॉलिक्यूल निकले, फिर क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहले 100 में से 10 मॉलिक्यूल निकले थे, अब 90 से 10 मॉलिक्यूल है, तब एक्सक्रीशन एलिमिनेशन की रेट तो बढ़ गई ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो अगले 1 घंटे में मान लो 50 मॉलिक्यूल क्लियर होते हैं, निकलते हैं बाहर, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है? 100 मॉलिक्यूल, और 50 निकल गए, आधे निकल गए, हाफ। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गया ना, पहले 100 मॉलिक्यूल था, अब कितना रह गया? 50 मॉलिक्यूल। अब 50 में से 25 निकल गए, फिर से कितने निकले? 50%, हाफ। तो जो एलिमिनेशन है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो 50% ही है ना, वहां पे चेंज तो नहीं आया। लेकिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन के अमाउंट में तो चेंज हो गया ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम तो एलिमिनेशन कम, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई तो एलिमिनेशन हाई। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अगर इसी की जगह पे मैं आप, और यहाँ पे टी हाफ भी कांस्टेंट रहा, टी हाफ भी तो कांस्टेंट रहा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, क्योंकि मान लो पहले 50% निकला 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में फिर से 50% जा रहा है, अगले 1 घंटे में फिर से 50% जा रहा है, तो जो टी हाफ लाइफ है वो तो 50% ही है ना, तो टी हाफ लाइफ भी कांस्टेंट रही। प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो एलिमिनेशन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, 50-50% जा रहा है। ठीक है, और फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट है। फ्रैक्शन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि फ्रैक्शन तो हमें हर बार 50% ही हो रहा है ना, तो फ्रैक्शन कांस्टेंट क्योंकि हर बार 50% हो रहा है। 100 मॉलिक्यूल का 50 हुआ, 50 का 25 हुआ, 25 का 12.5 हुआ, तो ये क्या है? कांस्टेंट फ्रिक्शन, हर बार 50% हो रहा है। रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जब 100 थे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा था, तब रेट ऑफ एलिमिनेशन 50 मॉलिक्यूल की हुई थी। जैसे ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 मॉलिक्यूल रह गया तो रेट ऑफ एलिमिनेशन 25 मॉलिक्यूल की हुई, 50% हुई। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ एलिमिनेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन क्लियरेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्लियरेंस तो हमेशा 50% ही हो रही है ना, तो कांस्टेंट रह गया। टी हाफ क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार 50% हो रही है। लेकिन अगर इसी को मैं जीरो ऑर्डर में बात करूं, किसमें? जीरो ऑर्डर में, तो अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो भी कांस्टेंट, अमाउंट भी कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कांस्टेंट रहेगा। अब मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि मान लो पेशेंट के प्लाज्मा में 100 मॉलिक्यूल है, कितने हैं? 100 मॉलिक्यूल। तो उसमें से 1 घंटे में 10 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, अगले 1 घंटे में फिर से 10 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, अगले 1 घंटे में फिर से 10 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो ये 10-10 मॉलिक्यूल निकले ना, तो अमाउंट यहाँ पे क्या रहा? कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन तो कांस्टेंट ही है ना, एक्सक्रीशन का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन ही तो पढ़ रहे हैं, किडनी से कैसे आ रहा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर देखा। तो अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? कांस्टेंट, हर बार 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं हर 1 घंटे पे। लेकिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा ना, क्योंकि पहले 100 मॉलिक्यूल में से 10 गए थे, अब 90 मॉलिक्यूल में से 10 गए हैं, और फाइनली 20 मॉलिक्यूल में से भी 10 ही जाने हैं। यही तो होना है। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बार बार कम हो रहा है, लेकिन इससे एलिमिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपना कांस्टेंट चल रहा है।
क्या कांस्टेंट चल रहा है? अमाउंट कांस्टेंट ही है, दवाई उतनी ही जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो प्लाज्मा क्लियरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अमाउंट कम हो रहा है तो एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन तो उतना ही है ना भाई। 90 में से भी 10 था, 80 में से भी 10 है, फाइनली 20 में से भी 10 है, और 10 में से भी 10 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर टी हाफ की बात करूं तो वो कैसा होगा? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? कि देखो, टी हाफ यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लिए है? पहले कितना था? 90 मॉलिक्यूल 1 घंटे में एक्सक्रीट हो रहे थे, 90 में से 10, अब 100 मॉलिक्यूल है, वो सॉरी अब 80 मॉलिक्यूल है, उसमें से भी 10 जा रहे हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है, उससे तो डायरेक्टली मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा था तो हाफ लाइफ ज्यादा थी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है, 90 रह गया, तो हाफ लाइफ कम हो गई। यानी कि यहाँ समय जो है ना, टाइम जो है ना, जो 1 घंटे में उसमें से 10, 100 में से 10 1 घंटे में कम हुए थे, तो प्लाज्मा में कितनी दवाई बची थी? 90 मॉलिक्यूल बचे थे। लेकिन अभी अपने पास 90 हैं, अब 1 घंटे में 10 फिर से कम हो गए, तो अब तो अपने पास प्लाज्मा में 80 बची ना, कम बची ना। तो जितनी ज्यादा थी उतना टी हाफ लाइफ ज्यादा था। टी हाफ लाइफ तो क्या है? वो इफेक्ट भाई, पहले मॉलिक्यूल ज्यादा थे ब्लड के अंदर तो इफेक्ट ज्यादा था, अगले 1 घंटे में मॉलिक्यूल 10 कम हो गए तो इफेक्ट भी उसका कम हो गया ना। टी हाफ लाइफ भी उसके साथ कम होती जा रही है ना, इफेक्ट भी कम होता जा रहा है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम तो टी हाफ लाइफ कम, यानी कि उसका इफेक्ट कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उसमें देख रहे थे तो टी हाफ लाइफ कांस्टेंट थी, क्योंकि 50% का जो इफेक्ट है वो 50% था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। ठीक है, किस तरीके से एलिमिनेशन होता है दवाई का, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे होता है और सेकंड ऑर्डर में सॉरी जीरो ऑर्डर में कैसे होता है। अब देखिए, कुछ ड्रग्स होती हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं। उन ड्रग्स के नाम मैं आपको बताता हूं। तो वो है वारफरिन, इसे 0 वाट पावर, ये निमोनिक है, इससे हम याद करते हैं। तो जी में सबसे पहले जीरो, ठीक है जीरो कोई नहीं, डब्ल्यू से वारफरिन, ए से अल्कोहल और एस्प्रिन। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि एस्प्रिन जो है ना वो हाई डोज पे ही जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक को कब फॉलो करेगा? हाई डोज पे, लो डोज पे नहीं करता एस्प्रिन। ठीक है, तो जब भी एमसीक्यू में एस्प्रिन और अल्कोहल दोनों हो तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को कौन फॉलो करता है? अल्कोहल। ठीक है, थियोफाइलिन, टॉलबुटामाइड और फेनिटोइन, 0 वाट पावर, डब्ल्यू से वारफरिन, ए से अल्कोहल एस्प्रिन, टी से थियोफाइलिन, अगली टी से टॉलबुटामाइड और फाइनली पी से फेनिटोइन। ये 4 ड्रग जो होती हैं ये फॉलो करती हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक। क्लियर? क्या फॉलो करेंगी ये? जीरो ऑर्डर काइनेटिक।